नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स की। जी हां, कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की खराब होती है, तो क्या इम्यूनिटी बूस्टर्स के साथ ऐसी चीजें जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमें स्वस्थ रखती है, उनके साथ हमने कोरोना के चक्कर में कुछ अति कर दी है? क्योंकि इन दिनों बहुत सारी बातें होने लगी है। मसलन आपने सुना होगा कि अब बात हो रही है कि जिंक के चलते क्या ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि अभी इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन इस तरह की बातें डॉक्टर कम्युनिटी में होने लग गई है। इस पर रिसर्च की बात की जा रही है। ज़्यादा विटामिन सी लेना क्या खराब है, ज़्यादा विटामिन डी लेना क्या खराब है, ज़्यादा गरारे करना, काढ़ा पीना, तमाम चीज़ें अगर आप किसी चीज़ की अति कर दे रहे हैं तो क्या वो खराब है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि अति हर चीज़ की खराब है, लेकिन जब बात इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स की है तो वो किस हद तक खराब है? और चलिए खराब हैं भी, तो क्या वो आपको ब्लैक फंगस तक जैसी चीज़ों तक लीड कर सकते हैं? तो इसी पे आज हम करने जा रहे हैं चर्चा कि अगर आप सप्लीमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस साल ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है सप्लीमेंट्स की, लेकिन लास्ट ईयर हमने लिया और लोग अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना में दूसरी खबरें इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि शायद सप्लीमेंट्स पर बातें नहीं आती, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं अगर आप उन्हें हद से ज़्यादा लेंगे। तो किस हिसाब से लेने हैं और क्या कोई इस हद तक के साइड इफेक्ट हैं भी जिनकी हम बात कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं, या सारी बातें होंगी, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारे साथ इसके लिए एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रहे हैं जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हिसार के हेड कार्डियोलॉजी डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी और महाराष्ट्र सरकार में डायरेक्टर आयुर्वेद डॉक्टर KR कोहली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अनिमेश, आपसे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिंक को लेकर काफ़ी सारी बातें आई हैं। हालांकि अभी तक जितना मेरा अनुमान है, मेरी नॉलेज है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इसके कारण ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन आप ही की कम्युनिटी में इस तरह की बातें हो रही हैं। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं या कहीं कुछ रिसर्च भी शुरू हुए हैं जिसमें माना जा रहा है कि जिंक का ओवरडोज इसको लीड कर सकता है। देखिए, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे टॉपिक को, आजकल जो कोरोना का डिस्कशन चल रहा है उसमें आपने एक ऐसे टॉपिक को उठाया है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है और बहुत बात नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपने सवाल उठाया कि जो सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं या होम रेमेडीज हैं, इनका कोरोना के ट्रीटमेंट में या कोरोना के प्रिवेंशन में, कोरोना की रोकथाम में क्या रोल है? तो जो जैसे जिंक है या विटामिन सी है या विटामिन डी है, डेफिनेटली इनका कहीं ना कहीं रोल बॉडी के फायदे के लिए है। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल डेटा अवेलेबल हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यू लेवल, बॉडी के टिश्यू लेवल पर, जो ये बताते हैं कि हाँ, विटामिन सी से, जिंक से, विटामिन डी से, स्पेसिफिकली जिंक से बहुत सारी चीज़ों में इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने में ये मल्टीविटामिन, होम रेमेडीज, जिंक लाभदायक होता है। और कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म में इसको लिया जाए तो ये हमारी शारीरिक रोग, जो बीमारियों से रोकथाम करने की जो हमारी क्षमता है, इसमें मदद करता है। लेकिन ये जो जिंक है या और विटामिन हैं, इनका केवल एक सपोर्टिव रोल हो सकता है। हम इनको एक कोई इलाज का तरीका नहीं मान सकते। हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी तरीके से ये कोरोना होने को रोक देते हैं, या कोरोना होने पर अगर हम इनका सेवन स्टार्ट कर देंगे तो एकदम से कोई ये चमत्कार करके बीमारी को रोक देंगे, या हमारी कंडीशन को सीरियस होने से रोक देंगे, या जितने दिन हमें कोरोना होना है, 8-10 दिन, 15 दिन जो कोरोना रहना है, उसकी ड्यूरेशन को घटा देंगे। ऐसी एक स्टडीज भी रिसेंटली हुई हैं। फरवरी में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 214 पेशेंट्स पर एक स्टडी की गई, जिसमें जिंक और विटामिन सी स्पेसिफिकली स्टडी किए गए कोरोना पेशेंट्स में, और देखा गया कि इनके लेने से बीमारी के प्रोग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पेशेंट की कंडीशन बेहतर होती है, ना ड्यूरेशन ऑफ डिसीज कम होती है। तो इनको लिया जा सकता है, लेकिन आजकल जो समस्या आ रही है वो समस्या ये आ रही है कि मरीज इनको एक इलाज मान ले रहे हैं। ऐसा प्रचारित भी किया गया, और जब कोई इलाज सामने नहीं था, कोरोना के मामले में रिसर्च बिल्कुल नई चल रही थी, ज़्यादा दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी, ज़्यादा बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, तो कुछ नहीं था, बस यही थे इलाज के लिए। तो उस समय इनका रोल काफ़ी बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे अब निष्कर्ष सामने आ रहा है कि इनका बीमारी के इलाज में एक्यूटली कोई रोल नहीं है। एज ए सपोर्टिव थेरेपी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इनका निर्भर होना, ये मानना कि यही इलाज है और इस इलाज के लिए बाकी चीज़ों में हम लापरवाही कर जाएं
या समय पर डॉक्टरी सलाह ना लें, या समय पर जो बाकी दवाइयाँ स्टार्ट होनी है वो स्टार्ट ना हो पाएँ और हम घर में बैठे इनका सेवन करते रहें, तो अक्सर बीमारी बढ़ भी जाती है और काफी मरीज ठीक है। भी हो जाते नहीं, हैं। ये बात तो साफ कर दी आपने डॉक्टर साहब कि ये कोई इलाज नहीं है और कोई बहुत बड़े साक्ष्य भी नहीं मिले कि इससे कोई बहुत बड़ी रोकथाम हो रही। तो डॉक्टर साहनी, लेकिन दिक्कत ये है कि चलिए आपने कोई दवाई ली, उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके इस लेवल के साइड इफेक्ट हो जाएं कि बात ब्लैक फंगस तक पहुंच जाए, मैं फिर से कहूंगा कि अभी इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स अब कह रहे हैं कि इनका ओवरडोज ब्लैक फंगस को लीड कर सकता है। तो क्या कहेंगे अभी इसमें आप, या कहना कुछ जल्दबाजी हो जाएगा? नहीं, अभी तो ये मानना कि जिंक की वजह से ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, वो तो कोई भी ऑब्जेक्टिव डेटा अभी हमारे पास में नहीं है। एक तो ये जरूरी है कि ठीक है, हमें अपनी बीमारी से बचने के लिए, और हमारी जो जनरेशन है उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी है, और विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से हमारा इम्यूनिटी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इम्यूनिटी के लिए जिंक ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, ये सारी चीजें ले रहे हैं, एक मात्रा में लेना जरूरी है। बट कहीं पे भी कोई रेकमेंडेशन नहीं बोल रहा कि कोविड से बचने के लिए आप ले लो। दूसरी तौर पे हमें लगता है कि कई बारी फार्मा कंपनीज वगैरह भी इसका पूरा फायदा उठा रही हैं, क्योंकि वो ओवर प्रमोट कर रही हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप ये दवा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप ये विटामिन लीजिए, आपकी इम्यूनिटी कम है। तो इसलिए एक तरीके से एक अफवाह फैली हुई है और एक मन में भय है कि अगर मेरे पास विटामिन की कमी होगी मुझे कोविड हो जाएगा। ये सारी चीजें दिमाग में हैं, कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपको जरूर सारी दुनिया को ही जिंक लेने की जरूरत है, सबको जिंक लेने की जरूरत है, या विटामिन सी की, या कोई भी छोटी मात्रा में विटामिन लेना, हर टाइप की विटामिन लेना इज लॉजिकल। क्योंकि आजकल के जमाने में हम धूप में नहीं बैठते हैं, हमारा जो डाइट है वो सारा जो खाना पीना आता है वो कोल्ड स्टोरेज के थ्रू आता है, उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं होते, नेचुरल विटामिन नहीं होते, हम उनको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, और उन सब चीजों से विटामिन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में है। तो छोटे मात्रा में विटामिन लेना जरूरी है, बट कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि जिंक के ओवरडोज से हमें फंगस हो रहा है। इसके ऊपर अभी कोई भी डिस्टिंक्ट डेटा नहीं है, और हम ये नहीं मान के चल सकते कि जिंक की वजह से जी। पर आप ये जरूर कह रहे हैं कि आप जो भी लें उसे नाप तोल के लें, और हो यही जा रहा है कि शायद लोगों ने शुरू किया, जैसा आपने कहा कि कंपनियां भी प्रचारित कर देती हैं, तो एक बार लेना शुरू कर दिया तो लेते ही चले गए। मुझे लगता है उसमें भी डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए कि अगर जिंक की गोली खा रहे हैं तो क्या लगातार 12 महीने जिंक की गोली खा लें, या उसमें कोई बदलाव करें, ब्रेक दें। इस पर और चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी मैं जाता हूं डॉक्टर कोहली के पास। डॉक्टर कोहली, आयुर्वेद के लिए तो कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई फायदा करे चाहे ना करे, नुकसान कभी नहीं करेगी। तो क्या आयुर्वेद में भी, क्योंकि हमने कई बार पिछले साल भी शो किए, लोगों ने काढ़े बहुत ज्यादा पी लिए तो किसी को अल्सर हो गया, किसी को सीने में जलन हो गई, इसी तरह दूसरी चीजों का सेवन। तो क्या इन चीजों के सेवन से एक मात्र की, चलिए पेट दुख गया, थोड़ी जलन हो गई, वहां तक ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक भी जितनी चीजें हैं, क्योंकि उसमें कई चीजें गर्म भी होती है, अगर आप उनका हद से ज्यादा सेवन कर देंगे तो क्या आपको बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे? जी जी जी, नहीं, आपने ठीक कहा। आयुर्वेद में कहा गया हर चीज के 3 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं, अति योग, हीन योग और मिथ्या योग। यानी डोज से कम लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, डोज से ज्यादा लेंगे तो भी उसका नुकसान होगा। आपको प्रॉपर डोज में लेना चाहिए हर दवाई को। तो प्रॉपर डोज में लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आयुर्वेदिक में भी देखिए, डोज से परे आप कुछ भी लेंगे, काली मिर्ची आप 1 किलो खा देंगे तो पेट फटेगा, अल्सर भी होगा। सौंठ है, जिंजर है, ड्राई जिंजर पाउडर है, अदरक है, ये अगर आप जरूरत से ज्यादा खा जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके पेट में भी पड़ेंगे और बाकी भी ऑर्गन्स में पड़ेंगे। लेकिन आप इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात आयुर्वेद की यह है कि इसकी जो योग्य मात्रा है वो इतनी बड़ी रेंज है कि उसमें बहुत जल्दी इतना साइड इफेक्ट्स होने की कोई गुंजाइश रहती नहीं। तो आप बेसिकली अगर बहुत ज्यादा आयुष काढ़ा है, जैसे आपने बहुत ज्यादा पी लिया, तो आपको अगर पहले से एसिडिटी है तो वो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो आपको एक वार्निंग सिग्नल आ गया कि एसिडिटी बढ़ रही है, तो आप उसको कम कर दीजिए, या जो मात्रा में बताया हुआ उतना ही पीजिए। ऐसे ही संशमनी बटी है, गुड़ूची, गुड़वेल है, एक प्लांट है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, गुड़वेल गुड़ूची कहते हैं, बड़ा पॉपुलर हुआ है अभी ये इम्यूनिटी के लिए। इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। ऐसे देखा जाए तो देखिए, अभी इनका कांस्टेंट बहुत जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा ये बेनिफिट है। गुड़ूची का कोई भी किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है।
लेकिन फिर भी मात्रा से ज्यादा आप उपयोग न करें। 500 मिलीग्राम की गोली एक सुबह एक शाम या 2 सुबह 2 शाम से ज्यादा कभी भी ना लें, ये अपेक्षित है। इसके साथ ही अश्वगंधा है, प्रॉपर डोज, ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप प्रॉपर डोज में लेंगे तो ही काम करेगा। अगर ज्यादा डोज में लेंगे तो भी काम नहीं करेगा, कम डोज में लेंगे तो भी काम नहीं करेगा। अगस्त्य हरित की है तो वो भी एक रसायन है। वैसे ओवरऑल मैं सभी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए, जितनी जैसे ये एक हुआ कि बहुत ज्यादा उपयोग कर दिया तो फंगस हो गया, क्या आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ये बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें मल्टीपल एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और बहुत सारा, क्योंकि होलिस्टिक दवाई है, पूरी की पूरी जड़ी बूटी है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे सिस्टम पे काम करने की क्षमता होती है। अगर गुरुची इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रही है तो वो लिवर को भी ठीक कर रही है, वो पेनक्रियास को भी ठीक कर रही है, स्प्लीन के भी ऊपर उसके अच्छे काम हैं, और इसके साथ प्रोबेबली फंगस को भी ये ठीक कर रही है। तो मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूँ अपने वक्तव्य से कि गुरुची एंटी फंगल है, लेकिन जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, लेकिन जब क्लिनिशियन उसको या वैद्य उसको दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए दे रहा है। राइट। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस है, फंगस है, तो उसके लिए अलग से दवाइयां, उसमें शायद गुरुची। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये है सर कि बिना वैद्य की सलाह के और मन से ना कम ना ज्यादा मात्रा ना ली जाए, क्योंकि उसमें नुकसान होगा। तो यहाँ भी मात्रा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और मात्रा का ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल ठीक है, हम और बात करते हैं इस पर। डॉक्टर अनिमेष, एक ये भी सवाल है कि सुना ही है हमने कि बहुत सारे बाजार में इम्यूनिटी के नाम पर, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, डॉक्टर सानी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इन दिनों प्रचारित कर रही है कंपनियां, कुछ इम्यूनिटी पाउडर भी आ गए हैं, तो इनमें ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन स्टीरॉइड मिलता है, क्या यह बात सही है? देखिए, बिना इसके, जैसा कि कहावत है कि बिना उसके धुआं नहीं उठता, बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता, तो हो सकता है इन चीज़ों में कहीं ना कोई सच्चाई हो। हमने देखा पिछले दिनों कोरोना में कि लोगों ने कोरोना की बीमारी के इलाज के नाम पर किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश की है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग, अब रिपोर्टें आ रही है कि एम्फोटेरेसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के मिश्रण अवेलेबल हों बाजार में और इनका उपयोग पेशेंट्स अनजाने में कर रहे हों। और जो फार्मा कंपनीज हैं, अब मैं स्पेसिफिकली जो रेप्यूटेड फार्मा कंपनीज हैं उनके बारे में तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो किस तरह से छुपा करके कोई स्टेरॉइड्स दे रहे हैं अपने मरीजों में, लेकिन हो सकता है कि हाँ कुछ किसी ना किसी लेवल पे ये चीज़ें अवेलेबल हों और ये पेशेंट्स को अननेसेसरीली नुकसान पहुंचा रही हैं। तो यही इस बात पे हमें स्ट्रेस देना है कि जब हम कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू करें तो वो हम डॉक्टर की सलाह में शुरू करें। हर मरीज के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता, हर मरीज को एक ही दवा की आवश्यकता नहीं होती। हर मरीज में सिम्टम्स के हिसाब से, उसके ऑक्सीजन लेवल्स के हिसाब से, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसके सीटी स्कैन में लंग का कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से दवाइयाँ स्टार्ट करनी होती हैं, उनकी प्रोग्रेशन मॉनिटर करनी होती है, उन दवाइयों की डोजिंग में, उन दवाइयों के प्रकार में चेंज करना होता है। तभी हम एक रिलायबल एक रिजल्ट जो हमें पेशेंट की हेल्थ इंप्रूवमेंट के रूप में चाहिए, तभी वो रिजल्ट हमको मिल पाता है। तो जाने में बिना किसी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर के ये मान करके कि यही कोरोना का इलाज है, वो करने से नुकसान ज्यादा हो सकता है फायदा होने के बजाय। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम इसी निष्कर्ष पे धीरे धीरे जा रहे हैं कि पिछले साल हमने जो भी किया हो, जितने भी सप्लीमेंट ले लिए हों, लेकिन अब उनके साइड इफेक्ट्स भी देख सकते हैं अगर उनके ओवरडोज हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी अवधि बीत चुकी है। हो सकता है कि थोड़े दबाव में इस साल जिस तरीके से कोरोना दोबारा लौट कर आया, लोगों को फिर थोड़ा पैनिक हुआ और वो बहुत ज़्यादा डोजेज लेने लग गए हों। तो कुल मिलाकर भले ही सप्लीमेंट भी आप ले रहे हैं, लेकिन आपको डॉक्टर से तो बात कर ही लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मन से उसे नहीं चलाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आके कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। मसलन स्टीम के बारे में कहा जा रहा है। अब स्टीम कोई दवाई नहीं है, लेकिन क्या आप हद से ज़्यादा स्टीम लेते हैं तो अंदर आपके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उससे कुछ दूसरी चीज़ें लीड करती हैं जहां पर आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। कपूर सूंघने की बात बहुत हुई इस समय देश में, क्या कपूर सूंघना या हद से ज़्यादा सूंघना आपके लिए खतरा बन सकता है या तकलीफ दे सकता है? तो ये कुछ और सवाल होंगे छोटे मोटे, जिन्हें हम इस ब्रेक के बाद उठाएंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं या इम्यूनिटी बूस्टर्स आप ले रहे हैं, वो कहीं आपके लिए उल्टा असर तो नहीं कर रहे हैं। छोटा
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है कि जो इम्यूनिटी बूस्टर्स या सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं कहीं वो आपकी सेहत के दुश्मन तो नहीं बन रहे। लड़ाई हो रही कोरोना से, लेकिन क्या ये कोई नया मोर्चा तो नहीं खोल रहे? तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहनी, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि स्टीम की काफी बात हुई और अब ये बातें सुनने में आ रही है कि स्टीम अगर आप हद से ज्यादा लेते हैं तो अंदर के तंतु का उससे नुकसान हो सकता है और वो कई और कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है। इसमें क्या तथ्य है और क्या मिथ है सर? इसमें अगर आप देखिए, स्टीम कोविड के पेशेंट में और स्टीम नॉन कोविड के पेशेंट में अगर हम देखें तो ये दोनों चीजों में अंतर है। जिस पेशेंट को कोविड हुआ है, कोविड का जो वायरस है उसकी एंट्री होती है हमारे शरीर में नाक से, मुंह से, और फिर वो जाके लंग्स में जाके बैठता है जहां पे वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है। तो क्योंकि वो नाक से जाता है और मुंह से जाता है तो ये सारा एरिया ऑलरेडी वायरस के तौर से उसको वहां पे चोट पहुंची होती है। तो अगर हम स्टीम दे भी रहे हैं और इन सब पेशेंट्स को लगता है कि मेरा नाक बंद है, मेरा गला फंसा हुआ है, मुझे बहुत गले में खरखराहट हो रही है, मैं आराम से सो नहीं सकता हूं, इन लोगों में स्टीम लेने से और या ज्यादा स्टीम देने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे जो इंजरी हो रखी है वायरस की वो स्टीम से नहीं हटेगी। वो आस्ता आस्ता जो आपकी दवाइयां दी जा रही हैं या स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं या नेबुलाइजर दिया जा रहा है वो उससे फायदा होगा। तो इन कंडीशन में जहां पे कोविड एक्टिव है और आप कोविड से सफर कर रहे हैं, बहुत तौर पे हमें बोला जाता है कि स्टीम दो, स्टीम दो, स्टीम दो, बट स्टीम देने के से डैमेज हो सकता है क्योंकि नाक के अंदर का हिस्सा और गले का अंदर का हिस्सा अभी एकदम रॉ है, उस पर इंफेक्शन हो रखी है। तो इसलिए हमें उन केसेस में स्टीम लेने की जरूरत है, बट कम तौर पे ये नहीं है कि दिन में आप 10 बार स्टीम लेते रहिए। दूसरी तौर पे है जो पेशेंट्स जिनको कोविड नहीं है वो प्रिवेंशन की तौर पे स्टीम ले रहे हैं। मैं बाहर गया, कहीं किसी को मिल के आया या मैं ऑफिस से वापस आया और मैंने स्टीम ले ली, उन कंडीशन में स्टीम का रोल है वो आपके नाक का हिस्सा और आपके जो गले का हिस्सा है उसको वो क्लीन करेगा। और मानना यही होता है कि अगर वो वायरस में नाक से अंदर आना है और अगर ये आप स्टीम लेंगे तो शायद आप उस वायरस को रोक सकते हैं वहां से एंट्री लेने के लिए। तो स्टीम का रोल है नॉन कोविड पेशेंट्स में प्रिवेंशन में, अक्यूट कोविड पेशेंट्स में ध्यान से, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नाक का एरिया और मुंह का एरिया और लंग्स का एरिया कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर की 1 या 2 बार, इससे ज्यादा ना ले, क्योंकि बात ये सुनने में आई ज्यादा स्टीम लेने से दिक्कत हुई है। नहीं, वो थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हो, बट अब लगता है कि स्टीम है, नाक से वायरस आता है तो आप दिन में 10 बार ले लीजिएगा, उससे तो फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि आपको ऑलरेडी अगर डैमेज म्यूकोसा है, डैमेज हो चुका है, तो उसमें तो फिर फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन के तौर पे ले रहे हैं तो फायदा हो सकता है, और वो भी आपको 1 या 2 बार इस तरह लेनी है, ना कि जब जितना चाहा आप सिर्फ स्टीम ही लेते चले जाएं। राइट। डॉक्टर कोहली, 1-2 बातें इधर ये कि गरारे करना, मसलन नमक के, कपूर को सूंघना, इसमें भी अगर आप अति करेंगे तो तकलीफ है? बिल्कुल। कपूर को सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं है। ये तो मान्यताएं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का निकाला हुआ, इजाद किया हुआ एक तरीका है। मुझे लगता है उसमें कोई दम नहीं है। बाकी रही बात स्टीम की और गरारे की, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही है। गरारे करने से वहाँ का हाइजीन थोड़ा ठीक रहता है गले का, तो थोड़ा मात्रा में जितना जरूरी है उतना ही करें। ज़्यादा गरारे करेंगे तो प्रॉबेबली इरोजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से इरोजन हो जाएंगे और उससे तकलीफ होगी। तो आप दिन में 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 4 बार, 3-3 घंटे पे 1 बार करेंगे। अगर आपके घर में किसी को कोरोना है और आप प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं कि आपको ना हो, या आप कहीं हो के आए हैं और आपको डाउट है कि शायद कोरोना हो जाए, तो आप उसको प्रिवेंशन के तौर पर 3 बार 4 बार आप कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा बार करने से नुकसान तो है ही। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हीन योग, अति योग, मिथ्या योग। मतलब ये अति योग तो किसी भी चीज का बुरा है। वो स्टीम में ना, इवन पानी भी आप पीजिए, गर्म पानी आप पिएंगे, बहुत बार गर्म पानी पिएंगे, वो भी नुकसान करेगा। राइट, बिल्कुल सही। नहीं, बहुत उपयोगी बातें हैं सर जो आप बता रहे हैं। तो मैं फटाफट डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल आपसे पूछ लेता हूं कि विटामिन सी हो गया, डी हो गया, या इनफैक्ट जिंक भी हो गया, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता ही है, वो नॉर्मल है, वो प्रिवेंटिव तौर पे इन चीजों को लेकर, तो क्या प्रिस्क्रिप्शन आप देते हैं कि लेते रहिए एंडलेसली, 2 महीने लीजिए, 3 महीने लीजिए? क्या कोई नॉर्मल इसके लिए एक प्रिस्क्राइब कोर्स हो सकता है जो आपको नुकसान ना पहुंचाए? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो एक मेडिकल थेरेपी की तरह इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है कि हर पेशेंट्स में कोई ले दिया जाए।
और हर पेशेंट में प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, हर पेशेंट्स में दे दिया जाए। जैसा कि हमने बताया कि एक किसी चीज़ की डेफिशिएंसी का कोई इंडिकेशन होना चाहिए कि पेशेंट में विटामिन सी डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या पेशेंट के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या पेशेंट के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करा जाना चाहिए। उस प्रिस्क्राइब करने की स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शंस हैं, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, that has to be decided by the physician कि विटामिन डी लेना है तो हमें 4 से 6 हफ्ते तक लेना है, हफ्ते में 1 बार लेना है। विटामिन सी की जो टैबलेट है वो दिन में 1 बार लेनी है, 1 बार से ज़्यादा नहीं लेनी है। उसकी डोज 200 मिलीग्राम के आसपास होती है, एंड फिजिशियन डिसाइड की वो कितने दिन तक लेनी है, कितने समय तक लेनी है। ऐसे ही जो जिंक का रोल है, जो बहुत सारे मल्टीविटामिन में कॉम्बिनेशन में आता है जिंक, तो अननेसेसरली बहुत लंबे समय तक लेते रहना और उससे फायदा होने की बजाय नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। एक बात जो आपने बताई, जो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा, जहाँ तक सप्लीमेंट्स का सवाल है, आयरन सप्लीमेंट्स। तो आयरन सप्लीमेंट्स, अगर पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये बात देखी जा रही है कि जो कोरोना होता है, कोरोना में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम सीरम फेरिटिन। ये एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। इसके लेवल्स कोरोना के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उन पेशेंट्स में ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उनमें म्यूकोरमाइकोसिस की प्रेवलेंस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो म्यूकर का जो फंगस है, ये आयरन के ऊपर, आयरन उसके लिए फ्यूल की तरह, खाने की तरह काम करता है। तो जिन पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, अगर वो भी आयरन ले रहे हैं, तो हो सकता है इस बात की स्टडीज सामने आए कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो उन पेशेंट में ज़्यादा हो रही है जिनमें आयरन अननेसेसरीली दिया जा रहा है, या आयरन स्टोर्स कंप्लीट होने के बाद भी दिया जा रहा है। तो ये चीज़, एक चीज़ ऐसी है जो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं, सही, आपने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई। तो डॉक्टर साहनी, क्या हम ये निष्कर्ष निकाले कि अब जिस तरह का इस वायरस का व्यवहार हो गया है और उससे एसोसिएटेड दूसरी डिसीजेस भी आ गई हैं, तो आप सप्लीमेंट भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना लें? जैसा सर कह रहे हैं कि किसी को डिफिशियंसी है, किसी को नहीं है, हो सकता है किसी की बॉडी में वो बैलेंस फॉर्म में हो, जबरदस्ती ऊपर से क्यों डालना है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये देखा गया पिछली बार से इस बार में लोगों को ये भी लग रहा है, व्हाट्सएप पे इतनी प्रिस्क्रिप्शन चल रही हैं, वो घर में किसी एक आदमी को तुमने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, वही प्रिस्क्रिप्शन घर में सबको खिला देते हैं। सब सोचते हैं कि प्रिवेंशन में हम ये ट्रीटमेंट दे दें, बट आपको ये समझना पड़ता है कि हर पेशेंट इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल अलग है, उनकी उम्र अलग है, उनकी साइंटिफिक रिक्वायरमेंट अलग है। सो जो भी आपने दवाई लेनी है, डॉक्टर से पूछिएगा, और अगर नहीं भी पूछना चाहते हैं, आपको फिक्र है कि डॉक्टर फीस मांगेगा, ठीक है, बट आप सोच समझ के लीजिएगा, और ज्यादा मात्रा में डेफिनेटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो आपको हानि ही करेगा। और कम मात्रा में, क्योंकि समय कंक्लूड हो रहा है, आपकी बात मैंने पकड़ ली। डॉक्टर कोहली, आयुर्वेद की जहां तक बात है, गिलोय की बात है, तुलसी की बात है, या इस तरह की चीजें, अश्वगंधा का आपने नाम लिया, उनका सेवन जारी रखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, थोड़ा डोज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा अति योग होगा तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इनमें जो प्रिस्क्राइब डोजेज है वही उसका ठीक है। तो यहां पर भी आप एक बार वैद्य से सलाह ले लें। आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत आसानी से उपलब्ध है। लास्ट ईयर जरूर दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब तो डॉक्टर ऑनलाइन आपसे बात कर ही लेते हैं। एक बार बात करके चीजें ले लेंगे तो फॉर द ईयर वो आपके काम आएगी। ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज हर 10 दिन में आपको उसका फॉलो अप करना है। लेकिन यह जरूर ध्यान में रखिए कि सप्लीमेंट्स आपकी सेहत को सुधारने के लिए हैं, कोरोना में लड़ाई में साथ देने के लिए हैं, लेकिन अब उनमें कुछ कुछ थोड़े ऊपर नीचे हो रही है चीजें। अति किसी चीज की आपको नहीं करनी, ये बात साफ हो गई। और अगर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही आप सप्लीमेंट का सेवन करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, और किसी भी अनिश्चितता की वहां पर गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जैसे आयरन की बात हुई, जिंक की बात हो रही है, तमाम ये चीजें अति किसी भी चीज की बुरी है। आयुर्वेद में भी ये बात निकल कर आ रही है, तो वहां भी उल्टे इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए मॉडरेट रखिए किसी भी चीज का, और अगर डॉक्टर से पूछ लेंगे तो इससे अच्छा, इससे बेहतर कुछ नहीं। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।